सर सुनाई नहीं दे रहा। सुन लो अब। मैं बस हंस रहा था। हमें तो क्लास बच्चे खत्म ही करनी है, यहाँ से करें या घर से करें। तो सिलेबस तो ओवर करना ही है। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। अगर ज्यादा डेंजरस, क्योंकि यहाँ पे भी केसेस 10,000 तो क्रॉस कर ही गए हैं। यहाँ पे भी अभी 25,000 केस यहाँ पे भी आने हैं। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके दूसरे तीसरे दिन से सीधे 25,000, या 2-3 स्टेप करके मारेंगे। पहले 15 ले जाएंगे, फिर 20 ले जाएंगे, फिर 25 ले जाएंगे, ऐसे करके। शर्म नहीं आती है पॉलिटिशियन को? हम्म। क्या? हम्म। रैली जब करवा रहे थे मोदी जी, तो उनको समझ में नहीं था क्या कि एग्जाम पोस्टपोन होते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन वोट तो पोस्टपोन नहीं होता। बोर्ड? तो जो इलेक्शन है वो कभी पोस्टपोन नहीं होता है, इतना कोरोना में। कोई इलेक्शन बच्चे पोस्टपोन नहीं होता है। वो अपने टाइम पे रियलिटी क्या है कि जिसके हाथ में पावर आता है ना, पता है, तुमने सुना होगा विस्की का नशा, ये वो सब नशा, पर जो पावर का नशा है ना, वो संभाले नहीं संभलता, बाकी सारे संभल जाते हैं। तो ये हालात हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। स्पेशली अगर आप शाम में बैठ के यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, तो रोना आ जाएगा। इस तरह के वीडियोस पड़े हुए हैं, 35 साल के लोग मर रहे हैं। मतलब मैं भी कानपुर का एक वो देख रहा था। 2 दिन उसने डिले कर दिया, 3 दिन डिले कर दिया, दवा खा खा के पैरासीटामॉल। फोर्थ डे, रात में, थर्ड डे रात में ही शायद जो है उसको, उसने अपने वाइफ को बोला कि मुझे भर्ती कराओ आप हॉस्पिटल में, और बोले सुबह ले चलते हैं। और एक 10-11 बजे तक, मतलब 35 साल का आदमी, उसकी वाइफ उसके साथ में हार्डली 32 रही होगी। और इमेजिन कर सकते हो कि क्या सिचुएशन होगी। बट उससे किसी भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। चलो। हाइपोथैलेमस, अच्छा मैं तुम्हें कल क्या पढ़ा रहा था बच्चे? मैं आपको पढ़ा रहा था कल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो थे, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, तो उसमें से है एक गैस्ट्रिन। ठीक है, मैंने सेक्रेटिन के बारे में बता दिया था। ये गैस्ट्रिन है, कहाँ से सिक्रीट होता है? बच्चे एनसीईआरटी देना, मुझे याद नहीं। किसी के पास एनसीईआरटी है या रहने दो, मैं देख लूंगा अपना। डिक्टेट कर रहा हूँ बच्चे, कुछ खास नहीं है, चीजें सिर्फ लिखाना है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप बैठ, आप लिखो फटाफट।
मुझे ये सिक्रेटेड बाई के जगह छोड़ दो, मेरे पास है नहीं है कहाँ से ये गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है। बाकी दूसरे पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो जरा। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, acts on gastric glands and stimulate the secretion of and stimulate the secretion of stimulate the secretion of HCl and pepsinogen, HCl and pepsinogen, HCl and pepsinogen. सेक्रेटिन मैंने कल लिखाया था, क्या लिखाया था सेक्रेटिन में? डियोडनल एस ग्लैंड से ओके। और ये एक्ट कहाँ पे करती है लिखाया है? एक और पॉइंट लिख दो वहां पे, secretin act on exocrine pancreas and stimulate the secretion of water and bicarbonate. सिर्फ ये लिख दो, acts on exocrine pancreas, secretin acts on exocrine pancreas, secretin act on exocrine pancreas। मतलब पैनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन है वो क्या रिलीज करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो वहां पे एक्सोक्राइन पार्ट पे वो एक्ट करता है। दूसरा लिखो कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके बोलते हैं, हेडिंग डाल दो सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। लिख दो एक्ट्स ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज कहां पे एक्ट करता है? पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर में। GALLBLADER, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट पॉइंट वहीं पे लिख दो, एंड stimulate the secretion of pancreatic enzyme, stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice, stimulates the secretion of pancreatic enzyme and bile juice। नेक्स्ट लिख दो GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। लिख दो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी। inhibits gastric secretion and motility। फिर एक और हेडिंग, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। एक और हेडिंग डाल दो, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर्स। सेवरल नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, सेवरल नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, बहुत सारे जो नॉन इंडोक्राइन टिश्यू हैं, और सेवरल नॉन इंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट्स हार्मोन, several non-endocrine tissue secretes hormone known as growth factors, known as growth factors। several non-endocrine tissue secretes hormones known as growth factors। ठीक है, मतलब बहुत सारे इन जो बड़ी बड़ी ग्लैंड्स आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी है उनको छोड़ के, वो नहीं, वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, कुछ है नॉन एंडोक्राइन टिश्यू बेसिकली, ठीक है, वो भी कुछ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं या हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उन्हीं को ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और लिख दो कि ये जो ग्रोथ फैक्टर हैं, दीज ग्रोथ फैक्टर्स आर इसेंशियल, लिख दो दीज ग्रोथ फैक्टर्स आर एसेंशियल, दीज ग्रोथ फैक्टर्स आर एसेंशियल
These growth factors are essential for normal growth. These growth factors are essential for normal growth of tissue. For normal growth of tissue. For normal growth of tissue. And their repairing and regeneration. And their repairing and regeneration. And their repairing and regeneration. ये क्वेश्चन आपसे 2-3 साल पहले नीट में पूछा जा चुका ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि नॉर्मल ग्रोथ और रिपेयर एंड रिजनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां से मैंने ये वाला पार्ट भी आपका खत्म कर दिया। अब सिर्फ हमको जो पढ़ना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट इस चैप्टर का था वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। बच्चे इस वाले टॉपिक पे ध्यान कम देते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट में पढ़ाया है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान में रखना, इसको अच्छे से पढ़ना। अब आते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है, इसको मैंने पिछले दिन भी बताया था, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स लिखना, मास्टर ग्लैंड। आपको पता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन के बेसल पार्ट पे, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, एस्टेब्लिश लिंक बिटवीन, किसके बीच में? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में हाइपोथैलेमस बेसिकली कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो हाइपोथैलेमस है, मैंने लोकेशन बता दी कि बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन है, ठीक है। ये मेड अप ऑफ ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो ग्रे मैटर है उसका बना हुआ है, ठीक है, ब्रेन का ही पार्ट है। इसके अंदर कंटेन न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, ठीक है। ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। और ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स क्या रिलीज करती हैं? रिलीज न्यूरो हार्मोन, जिसको आप NH से डिनोट कर सकते हैं, न्यूरो हार्मोन, ठीक है। ये जो न्यूरो हार्मोन हैं, ये बेसिकली
दो टाइप के हो सकते हैं, एक है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरे हैं इनहिबिटरी हार्मोन, दूसरे हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन्स में एग्जाम्पल दे दो। इसको शार्ट में क्या बोलेंगे? GHRH। जस्ट एक एक पॉइंट और लिख देना कि ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। ये जो इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या करेगा, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। लिखना हो तो कुछ हार्मोन्स के नाम लिख दो जरा सा। जैसे ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको रिलीजिंग फैक्टर भी कई बार बोल देते हैं, तो इसको आप GHRH भी बोल सकते हो। और लिख दो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर, तो ये नाम हो जाएगा इसका GHRH। और भी एग्जाम्पल लिख दो, बहुत सारे हैं हालांकि। लिखते जाओ बच्चे, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, फटाफट लिखते जाओ, ये कंप्लीट कर लो फिर लिखते जाओ। रेडी हो? लिखो जरा सा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर TSHRH या TSHRF। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
रिलीजिंग फैक्टर TSHRF। दूसरा लिख दो ACTHRF। ACTHRF। AC से क्या है? एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या है? पूरा लिखा है एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और आगे तो आपको पता ही है आगे क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ACTHRF। TSHRF लिख दिया, ACTHRF लिख दिया। ठीक है क्या बच्चे? हाँ, तो इतने सारे हैं, इसमें से एक इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ एग्जाम्पल एक पहले लिख दो। इसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ये पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ। सोमैटोस्टैटिन ये एग्जाम्पल है। और याद रखना कि सोमैटोस्टैटिन अकेले हाइपोथैलेमस से नहीं, और भी कहीं कहीं से रिलीज होता है। कहाँ कहाँ से रिलीज होता है सोमैटोस्टैटिन? एक तो ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा है स्टमक, और तीसरा है आपका पेनक्रियास। इन तीन जगह से ये सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है, पर यहाँ पे तो सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस की। ठीक है, इसके अलावा आपके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर लिख दो या हार्मोन लिख दो। ठीक है, जिसको GNRF से डिनोट करते हैं। हाँ वो भी है, MSH लिख दो। सारे लिखने की जरूरत नहीं है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन जो है आपका, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे हार्मोन है, किन किन को लिखोगे? इधर लिख लोगे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है इधर आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में दिया है और GNRH वाला एनसीईआरटी में दिया है, ये वाला GNRF। ठीक है, तो यही दोनों अगर आपको याद रह जाते हैं तो बहुत सही है, बाकी ज्यादा जरूरत नहीं। तो आपको मैंने बताया कि ये जो हार्मोन्स है, कहाँ, न्यूरो हार्मोन्स जैसे कि, ठीक है, ये जो न्यूरो हार्मोन्स है कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस से न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। और ये किसके ऊपर इसका एक्शन है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। ये दो तीन पॉइंट आपको याद है, एक तो लोकेशन हाइपोथैलेमस की, दूसरा उसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, वो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करती हैं। ठीक है, उसका जो न्यूरो हार्मोन्स का एक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, बेसिकली दो टाइप के हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स हैं, एक रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स है। तो जो बेसिकली रिलीजिंग फैक्टर्स हैं उनमें गोनाडोट्रोपिन का नाम याद रखें, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर का नाम याद रखना। और जो इनहिबिटिंग है वो सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करता है? ग्रोथ हार्मोन के। तो उसके उसमें आप लिख भी दो जहां पे सोमैटोस्टैटिन लिखा हुआ है, सोमैटोस्टैटिन। ये बेसिकली किसको वो करता है, इनहिबिट करता है? इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ, बताओ,
ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। सोमैटोस्टेटिन को क्या बोलते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। तो अब आते हैं जो पहली इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है आपकी मास्टर ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन इसकी कहां पे है? सेला टर्सिका कैविटी ऑफ, किसकी कैविटी है? स्फिनॉइड, ठीक है। तो पूछ लेता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सेला टर्सिका पे प्रेजेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे पिक्चर बना दूं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब हैं, ठीक है। ये है बेसिकली एडिनो हाइपोफाइसिस और ये है न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ये जो है बेसिकली ये इंटरमीडिएट लोब है जिसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। और ये है पार्स डिस्टैलिस, डिस्टैलिस। ये जो ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये जो स्टॉक है इसको थोड़ा सा स्टॉक जैसा अपीयरेंस दे दो, ठीक है। ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। पिक्चर आपको कुछ याद आ रहा होगा? याद आया कुछ? ये है आपका हाइपोफाइजल पोर्टल में, ठीक है। हाइपोफाइजल पोर्टल में ये आपकी न्यूरॉन्स है, चूंकि ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है, ठीक है। ये भी न्यूरॉन्स है, ये भी न्यूरॉन्स है। यहाँ पे ये जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स है अपना सिक्रीशन ब्लड में पोर करती है, कौन सा जो कनेक्टेड है किसके साथ में? हाइपोफाइजियल पोर्ट जो है, और वो सारा सिक्रीशन वहां से आ जाता है यहाँ, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो इस पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए। और ये जो है यहाँ पे जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल है वो बड़ी लंबी है, उसका एक्सॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक्सॉन यहाँ पे। तो ये अपने जो वो है हार्मोन्स है वो यहाँ पे स्टोर करती है, अपने हार्मोन्स को कहाँ पे स्टोर करती है?
न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, ये बेसिकली एडिनोहाइपोफाइसिस जो है किसका पार्ट है? ये एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट है बेसिकली एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है उसका पार्ट। ठीक है, और जो ये वाला जो है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और जो पास इंटरमीडिया है ये भी किसका पार्ट है? एंटीरियर लोब ऑफ, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है पास इंटरमीडिया। तो अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि किस तरह से बेसिकली हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस से कुछ यहाँ से रिलीजिंग एंड जो है इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे जो एंडोक्राइन टिश्यू है उसके सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। जबकि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, यहाँ पे ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसिस नहीं करता है। वो हार्मोन जो यहाँ पे आते हैं वो बेसिकली कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से, ये नर्व एंडिंग से निकलते हैं। ठीक है, और इस वाली जगह पे क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज होता है बेसिकली। एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं? एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एडीएच। तो ये जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन है एडीएच, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। इनका स्टोरेज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनका स्टोरेज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें आपको दो लोब हैं, इंटीरियर लोब मैं स्टार्ट में लिख रहा हूं, और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये जो एंटीरियर लोब है इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट मिलेंगे? इसमें एक आपको मिलेगा एडिनोहाइपोफाइसिस, ये इसको बेटर है बेटा पार्स वो लिखो, पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस। और दूसरा पार्स इंटरमीडिएट, पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, और जो पोस्टीरियर लोब है वहां पे आपका प्रेजेंट है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको क्या बोलते हैं आप? पार्स नर्वोसा, नर्वोसा। यहाँ पे ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है पोस्टीरियर लोब, ठीक है, ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसका? हाइपोथैलेमस। ये किसका एक्सटेंशन है? हाइपोथैलेमस का। और ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली एक्सटेंशन है फेरेंजियल आउटग्रोथ। ये क्या है? फेरेंजियल आउटग्रोथ। और उस फेरेंजियल आउटग्रोथ को बोलते हैं रथ के पाउच। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ फेरेंजियल आउटग्रोथ, रथ के पाउच।
अब आते हैं कि जो पार्स डिस्टेलिस से या जो आपका इंटरमीडिया है, ठीक है, पार्स डिस्टेलिस, या आप बोल सकते हो इसको इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पेशली इसकी बात करें, रक्त के पाउच से बना हुआ है। इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये किसी और हार्मोन्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन। तो यहां से जो हार्मोन्स निकलेंगे, यहां से जो हार्मोन्स निकलेंगे उनको बोलते हैं नोन एज ट्रॉपिक हार्मोन, बिकॉज दे एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब कि ऐसे हार्मोन्स जो किसी एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले और किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करें, स्टिमुलेट करें सिक्रीशन के लिए, तो उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन्स बोलते हैं। अब यहां से आपके पार्स डिस्टेलिस वाले से, पार्स डिस्टेलिस से 5 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, 5 हार्मोन कौन कौन से हैं जरा सा मुझे बताते जाओ, मुझे याद नहीं है। पार्स एक आपका है ग्रोथ हार्मोन, है कि नहीं। दूसरा आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, TSH। क्या बच्चे, हाँ ACTH, शार्ट में लिख रहा हूं बच्चे, आगे हम कहीं ना कहीं पे नाम पढ़ेंगे। ACTH आपका प्रोलैक्टिन, और आपका गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। अब इसमें गोनाडोट्रोपिन में आपको मिलेंगे 2 हार्मोन, FSH एंड LH, FSH एंड LH। तो ये आपके 5 हार्मोन तो पार्स डिस्टेलिस से निकल रहे हैं। इसके बाद पार्स इंटरमीडिया से भी एक हार्मोन निकलेगा, पार्स इंटरमीडिया से। कौन सा, पार्स इंटरमीडिया से बेटा मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, MSH। और मैं आपको पहले ही बता रखा है कि जो पार्स नर्वोसा है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिर्फ स्टोर करती है, सिंथेसिस वहां पे नहीं होती है। तो जो आपका पार्स या पोस्टीरियर लिख देते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर ऑक्सीटोसिन एंड ADH, ठीक है, ऑक्सीटोसिन एंड ADH को सिर्फ स्टोर करती है। ठीक है, तो सिक्रीशन आएगा तो चूंकि स्टोर है तो सिक्रीशन तो करेगी, ठीक है, पर सिंथेसिस अगर आता है, सिंथेसिस नहीं करती है। ठीक है, यहां से अगर बात किया जाए कि सिक्रीशन, इनका सिक्रीशन कहां से होता, तो सिक्रीशन में तो डेफिनेटली आप आंसर कौन सा टिक करोगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पर अगर बात आ जाए सिंथेसिस कहां से होती है, सिंथेसिस, तो सिंथेसिस तो आपकी कहां पे होगी, इनकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, सिंथेसिस इन हार्मोन्स की
हाइपोथैलेमस में होता है, वो स्टोरेज होता है बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो इतने हार्मोन हमको अभी पढ़ने हैं किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। क्या लिख रहा हूं मैं, ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब अगर ग्रोथ ऑफ बॉडी होगी तो दो चीजें होंगी, बॉडी में अगर ग्रोथ है बेसिकली तो दो चीजें होंगी। क्या होगा दो चीजें, एक इंक्रीज होना चाहिए इन बोन मास, बोन का मास इंक्रीज होना चाहिए, दूसरा इंक्रीज इन मसल या मसल मत लिखो बच्चे, इंक्रीज इन सेल नंबर लिखो बेटा, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर से ही वो हो जाए। ठीक है, बोन मास को भी इंक्रीज करेगा, मतलब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन मास को इंक्रीज करता है और साथ में सेल नंबर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलो एक और चीज देख लेते हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर से क्या होगा, कैसे इंक्रीज करेगा सेल नंबर को, एडिपोज टिश्यू के ऊपर भी एक्शन करता है। दूसरा, एक तो ग्रोथ ऑफ बॉडी है, दूसरा मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसका ग्रोथ ऑफ द बॉडी में रोल है, एक तो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दिस दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या लिख दो, बॉडी मेटाबॉलिज्म में वैसे ही रहने दो, मेटाबॉलिज्म इस तरह से लिख दो। अब मेटाबॉलिज्म में बेसिकली जब भी आप पढ़ोगे तीन चीजों का मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, किस किस के मेटाबॉलिज्म की बात करोगे, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, तीसरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज ग्लूको
नियोजेनेसिस से ग्लूकोजेनेसिस। नियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लाइपोलाइसिस को, बट यहाँ पे इंक्रीज करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ये ब्लड सेल सपोज कर लो, ब्लड सेल कर रहा हूँ, ब्लड वेसल्स बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेल बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ग्लूकोज ब्लड में क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा, ग्लूकोज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जो एमाइनो एसिड है वो इधर आने लगेगा, यहाँ से एमाइनो एसिड यहाँ पे आ जाएगा, और जो फैट है, ठीक है, जो फैटी एसिड है वो बेसिकली, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अपटेक ऑफ एमाइनो एसिड सेल के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अपटेक ऑफ एमाइनो एसिड इंक्रीज बाय सेल, सेल पे अपटेक एमाइनो एसिड का ब्लड से आने लगेगा, ठीक है, ब्लड से आने लगेगा, जबकि ग्लूकोज का अपटेक डिक्रीज होगा, और यहाँ पे फैट का भी अपटेक क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये मेटाबॉलिज्म है, आप ध्यान में रखना इसको। अब आते हैं ग्रोथ हार्मोन में। अगर एबनॉर्मेलिटी वाली कंडीशन हो, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन में अगर एबनॉर्मेलिटी हो, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी में आपका दो केस होंगे, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन का मतलब लेस, ठीक है, डिक्रीज इन सिक्रीशन कहने का मतलब, ठीक है, डिक्रीज इन सिक्रीशन। और या तो कंडीशन होगी आपकी हाइपर सिक्रीशन, मतलब इंक्रीज इन सिक्रीशन। तो जो हाइपोसिक्रीशन होती है वो किसकी वजह से हो सकती है, ड्यू टू सेल डेथ, सेल डेथ होगी तो कम सिक्रीशन हो सकता है। और ये जो हाइपर सिक्रीशन है ये किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन और जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, इनकी वजह से हो सकता है।
हाइपोसिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, कौन सा डिजीज होगा उससे बच्चों में, बच्चों की ग्रोथ क्या होगी, रुकेगी। तो उन ऐसे बच्चों को जिनके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया है, उनको क्या बोलते हैं, मिजेट्स। ठीक है, इनको मिजेट्स बोलते हैं। अगर मतलब ऐसे बच्चों में आपको पहले ही पता चल जाता है कि हाइपोसिक्रीशन हो रहा है और इनको अगर आप बाहर से ग्रोथ हार्मोन दे रहे हो तो उनका जो ग्रोथ होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। मतलब कि ऐसे बच्चे जिनमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होगा वो इनहिबिट होगा। ठीक है, इनको जो है क्या कहते हैं, मिजेट्स बोलते हैं। अगर हाइपर सिक्रीशन होता है तो हाइपर सिक्रीशन में, डिजीज का नाम है मेरे दिमाग से निकल रहा है, जिगेंटिज्म, हाँ ठीक है। अच्छा, इसको जो मिजेट्स है इसको, इसका डिजीज को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस में ये बोलते हैं इसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। ठीक है, और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म वाले बच्चे को बोलते हैं मिजेट्स। और इसको बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन एडल्ट में होगा, एडल्ट में, या बोल सकते हो कि 10 to 12 ईयर्स की एज के बाद से। ठीक है, तो उनको स्टार्टिंग में पहले समझ नहीं आता है, पहले समझ नहीं आता है कि कुछ हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। वो तब समझ में आता है जब वो अपना एक्सप्रेशन देने लगता है, मतलब आपके बॉडी में नजर आने लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिगेंटिज्म। तो ये तो हो गया आपके ग्रोथ हार्मोन की स्टोरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला आपसे। आते हैं गोनाडोट्रोपिन्स पे। गोनाडो, तो मैंने बोला कि गोनाडोट्रोपिन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से दो रिलीज होते हैं। एक है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आप शार्ट में बोल देते हो एफएसएच, और दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको आप एलएच शार्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे नाम ही इसका है गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, दैट मीन्स कि इसका एक्शन कहाँ पे होगा, गोनाड्स पे होगा। दोनों का एक्शन होगा, दोनों का सेपरेटली। तो एक बार देख लेते हैं कि टेस्टिस में जो एक्शन है और ओवरी के ऊपर जो एक्शन है। तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो टेस्टिस में दो जगह पे काम करता है। एक तो कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज करता है बाय एक्टिंग ऑन जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो पहला फंक्शन लिख दो कि इंक्रीज स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्मेटोजेनेसिस। इस पे जब एक्शन करेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस बाय एक्टिंग इन जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम में एक्ट करता है वो, तो इससे स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज होता है।
एक और चीज वहीं पे लिख दो, इंक्रीज डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस की यूनिट है वो कौन सी है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन होता है। ओवरी के ऊपर एफएसएस का एक्शन क्या होगा कि ये इंड्यूस करेगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। ठीक है, इंड्यूस फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। यहां पे ये भी लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड ओवम फॉर्मेशन। ओवम फॉर्मेशन। डेवलपमेंट के पहले वर्ड जोड़ दो, ऐसा लग रहा है कि अधूरा है सेंटेंस है यहाँ पे। स्टूमुलेट लिखो, स्टूमुलेट, स्टूमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड ओवम। एक्चुअली ये पूरे के पूरे ओवरी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ओवरी के अंदर क्या है? फॉलिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ज्यादातर पार्ट को ओवरी के अफेक्ट करता है एक्सेप्ट कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को ये नहीं करता। क्यों? कार्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में किसका रोल है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है। तो ये आपका जो एफएसएच का टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर एक्शन है वो मैंने लिख दिया। आते हैं एलएच के ऊपर। ठीक है, एलएच के ऊपर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका भी एक्शन टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर देखते हैं। तो टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली जो एलएच का इफेक्ट है वो कहाँ पे होगा? लीडिंग सेल पे। ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, लिख दो एलएच यहाँ पे। ठीक है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को बताओ? टेस्टोस्टेरोन। और अगर टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर को भी करेगा। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे इंक्रीज या enhance द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एनहांस करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़े। ओवरी के ऊपर जो एक्शन है, ठीक है, तो ये बेसिकली एलएच जो है किस नाम से जाना जाता है? ओव्यूलेटिंग हार्मोन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, ग्रेफियन फॉलिकल्स, उससे जो है क्या कहते हैं, दो चीजें बनती हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन। एक ओवन बनता है, दूसरा क्या बनता है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये जो ओवल्यूशन है इसको कौन प्रमोट करता है, कौन स्टिमुलेट करता है इसको, एलएच। एलएच स्टिमुलेट ओवल्यूशन। ठीक है, तो ग्रेफियन फॉलिकल्स बेसिकली ओवम प्रोड्यूस करती है, और जो उसका रेमिनेंट बचता है वो क्या कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम। ये बेसिकली एक येलो बॉडी है जो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है ये, प्रोजेस्टेरॉन। ज्यादातर क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होता है पर बहुत कम। ठीक है, ज्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, यही मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, इसी वजह से प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके जो ओवरी के ऊपर जो असर इफेक्ट है एलएच का, वो क्या कर रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करता है और ओवल्यूशन को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, एलएच क्या करता है, ओवल्यूशन को इंड्यूस करता है, इसी वजह से उसका नाम क्या है, ओवल्यूटिंग हार्मोन। ठीक है, ओवल्यूटिंग। तो ये आपका गोनाडोट्रोपिन्स के बारे में जितनी चीजें थी मैंने यहाँ पे खत्म करवा दी है। अब आते हैं सोमैटोस्टेटिन का। मैंने पहले भी बता दिया कि सोमैटोस्टेटिन क्या है, एंटी ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें मैंने लिखा तो दिया है पर लिख लो, आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन पे हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन पे एक लाइन लिख दो बेसिकली। प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये क्या करता है, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड सिंथेसिस ऑफ मिल्क। सिंथेसिस ऑफ मिल्क, मिल्क के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। तो ये प्रोलैक्टिन हो गया। कितने हार्मोन्स के बारे में मैंने लिखा दिया अभी तक, ग्रोथ हार्मोन हो गया आपके, गोनाडोट्रोपिन्स हो गए आपके। देखो एसीटीएच को लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसीटीएच में अगर लिखना ही चाहते हो तो लिख दो। जो एसीटीएच है ये क्या करता है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ कार्टिकॉइड्स। और कार्टिकॉइड्स क्या है, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मतलब फाइल को यहाँ पर करेंगे, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेंगे। ये एसीटीएच हो गया। इसी तरह से मेलानोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एमएसएच, एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट मेलानोसाइट फॉर synthesis and secretion of कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन, ऑफ मेलाटोनिन। कहां से निकलता है मेलाटोनिन, हम्म, ठीक है।
बस बच्चे एडीएच और एक एक लाइन लिखा देता हूँ ऑक्सीटोसिन और एडीएच के बारे में, क्योंकि टाइम भी हो गया हमारा, 11 हो गया है करीब करीब। ऑक्सी ऑक्सीटोसिन आपका स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका अल्टीमेट काम क्या है? स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना। ठीक है, तो ये बेसिकली हेल्प इन हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, करता क्या है यहाँ पे, क्या करता है? स्टिमुलेट स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रक्ट, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? इंड्यूस करता है। ये और भी बहुत सारे काम है इसके। ठीक है, स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रीशन, स्टिमुलेट द मिल्क सिक्रीशन, सिंथेसिस नहीं, इसको करता है मिल्क सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जो एम्पुला रीजन होता है, एम्पुला रीजन के में क्या प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल्स। इन स्मूथ मसल्स को कांटेक्ट करता है, इसका साइज छोटा होता है तो मिल्क सिक्रीट होता है। ठीक है, इसी तरह से ये बेसिकली स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी वजह से स्पर्म की स्पीड को इनहांस कर देता है। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उस जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो जाइगोट है वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। बट इतना पूछेगा नहीं, इतना ही रहने दो। ठीक है, ये मेन चीज ये है। ठीक है, इसका एक्शन फेलोपियन ट्यूब में भी है, इसका एक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म की स्पीड को एनहांस करता है टुवर्ड्स ओवम। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ, या फेलोपियन ट्यूब बोल सकते हो, और जाइगोट को इनहांस करता है उसको मूवमेंट को इन फेलोपियन ट्यूब। अब आते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो एडीएच है ये क्या करता है? सिंथेसिस को, क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O। कहां से? फ्रॉम, कई बार बता चुका हूं, DCT एंड CD कलेक्टिंग। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड, अगर ये इसका सिक्रीशन हाइपो हो जाए, ठीक है, इसका अगर हाइपो सिक्रीशन हो तो क्या होगा? इसका H2O का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में रह जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूटेड यूरिन। और जो डाइल्यूटेड यूरिन है इसकी वजह से क्या होगा कि एक डिजीज होगी जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, किसकी वजह से? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच की वजह से। यूरिन का जो वाटर कंजर्वेशन है वो नहीं होगा, यूरिन डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा, तो वो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने फिनिश कर दिया है। अभी हमारे थायराइड कई सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ इसमें है नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर एक बार घर से पढ़ के आओगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, बस लिखाना लिखाना है। तो ये चैप्टर आप ये मान के चलो, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। मतलब
अगले मंडे और ट्यूसडे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हर हाल में 2 लेक्चर में आने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद से फिर हम जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे और आपका रिप्रोडक्शन चल ही रहा है, तो होप सो आपका सिलेबस विद इन टाइम फिनिश हो जाएगा। हमारा टारगेट है उसमें फिनिश हो जाएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो बाकी के चैप्टर जिनके मैंने नाम लिए हैं, इकोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आपका जो फूड, क्या नाम है उसका, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, और एवोल्यूशन, इनको आप अपने तरफ से पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि मैं एक एक दिन में चैप्टर उड़ा दूंगा, एक एक लेक्चर में, ठीक है। मुझे बहुत की पॉइंट्स के बारे में वहां पे बात करनी है, और बाकी जो जो बच्चे आपके जो है ना, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करो उसको जो है फिनिश